हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं 10 स्टॉक्स की, 10 लार्ज कैप स्टॉक्स की, जो मेरे हिसाब से अगले एक साल के लिए एकदम से बहुत अच्छी बेट हैं। 2022 की हम बात कर रहे हैं। 2021 अभी खत्म होने वाला है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मीन्स हाफ मंथ निकल चुका है, सिर्फ हाफ मंथ बचा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के लिए एक माइंडसेट बनाना कि कौन कौन से वो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो हमें बहुत अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं अगले एक साल में। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टॉक्स मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूं। आई एम टेकिंग ओनली 10 स्टॉक्स आउट ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स। तो जो वैसे लार्ज कैप की डेफिनेशन है, मैं एक बार वो बता देता हूं। लार्ज कैप की अपनी डेफिनेशन है सेबी के अकॉर्डिंग कि जो कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज हैं उनको लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। तो यहां पर मैंने इस चीज का ध्यान रखा है कि जो लार्ज कैप मैं यहां पर बोल रहा हूं वो एक्चुअल में लार्ज कैप ही हो। तो लार्ज कैप में 10 स्टॉक्स हैं, लेकिन यहां पर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेरी कोई भी इनमें से रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। मैं यहां पर सारे टेक्निकल्स डिस्कस करूंगा, ऑलमोस्ट ऑल चार्ट्स के, जिससे हम सब चीजों को समझ सकें। बिजनेस की जहां तक बात है तो बिजनेस में आपको बताता चलूंगा। मैं यहां पर फंडामेंटल्स भी ओवरव्यू एक तरीके से कंसीडर करता चलूंगा। वैसे ऑल दीज कंपनीज आर ग्रेट कंपनीज। तो यहां पर फंडामेंटल्स एंड बिजनेस मैं ऑलरेडी बहुत सारी इंडिविजुअल कंपनीज में डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं हो, इस चीज का ध्यान रखूंगा। वीडियो लंबी नहीं हो, इस चीज का भी ध्यान रखूंगा। तो ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो मेरे हिसाब से ये 10 स्टॉक्स कंबाइंड टुगेदर अगले एक साल में 30% से लेकर 40% तक का मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो गेन दे सकता है। लेकिन अगेन ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे 7 o'clock एक न्यू वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें। तो मैं स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको आपके साथ शेयर करता हूं कि कौन कौन से 10 स्टॉक्स हैं। सबसे पहले यहां पर मैंने कंसीडर किया है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके क्वालिटी के बारे में कुछ भी मींस कोई भी डाउट होता ही नहीं है। जिस पर्टिकुलर टाइम पर ऑल अदर स्टॉक्स वर शोइंग बैड लॉन्स, इसके उतने बैड लॉन्स नहीं थे। बुक्स आर क्लीन, दे आर मच मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं भी चाहिए तो भी चलेगा, लेकिन जो क्वालिटी है उस पर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यहां पर एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना भी हुआ है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनने के बाद में उसके बाद यहां से ब्रेकआउट भी दिया। ब्रेकआउट के बाद में ये चीज वापस भी आई। तो यहां पर ये एक कप विद हैंडल बना हुआ है। कप विद हैंडल के साथ में यहां से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद वापस आया। तो इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है, अगर हम इसको कंसीडर करें यहां से और इसको नेकलाइन के ऊपर लगा लें तो ये 35% के आसपास का, 35 या 30% के आसपास का इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से ही यहां से पोटेंशियल गेन निकल कर आता है। सो दिस इज 28%, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ओनली दिस 28%, I am expecting much more than this। तो मेरा मानना क्या होता है, इस तरह की जब भी मैं पोजीशंस बनाता हूं कि 40% का गेन अगर मुझे आ जाता है तो मैं वहां से एग्जिट कर लूंगा। और अगर पूरा साल निकल जाए ऐसे ही बिना 40% के, तो फिर ईयर एंड पर एक बार कैलकुलेट करेंगे कि इस स्टॉक ने कितना दिया और दूसरे ने कितना दिया। कंबाइंड टुगेदर मेरा पोर्टफोलियो अगर लार्ज कैप स्टॉक्स का 30% प्लस दे देता है, देन दिस इज ए गुड बैट। और खास तौर से उस टाइम पर जब निफ्टी नीचे क्रैश होने के बाद में कोरोना के टाइम पर, उसके बाद में अच्छी खासी रिकवर कर गई हो। यहां पर जो गैप क्रिएट हुआ था नीचे जाने की वजह से वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब यहां से तो जो एक नॉर्मल मार्केट बिहेव करती है, नॉर्मल मार्केट वर्क करती है, उस तरह की चीजें बची हैं। तो यहां पर दिस इज द फर्स्ट बैट। सेकंड है मेरा मानना है जो आईसीआईसीआई बैंक है। अगेन वन मोर प्राइवेट सेक्टर बैंक का, इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसमें जो रिकवरी है वो बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि ये कंपनी, ये बैंक का बैड डेट से घिरा हुआ था। चंदा कोचर वाज द सीईओ दैट टाइम। उनके ऊपर एलिगेशंस भी लगे, उनको कंपनी से हटा भी दिया गया। और लेकिन यहां पर अभी सारी चीजें सेफ हैं, सिक्योर हैं, थिंग्स आर गुड। और अगर हम बहुत लंबे टाइम की बात करें तो जो इसने हाई बनाया था जनवरी 15 को, तब से अब तक इसने ये सिर्फ डबल हुआ है। जबकि बाकी सारे बैंक्स, अगर हम एचडीएफसी बैंक
बैंक की ही बात करने लगे हैं, वापस से जाकर 2015 के टॉप से लेकर यहां से लेकर अभी जो प्राइस है तो यहां पर ये 179 180% बढ़ चुका है। तो यहां पर अच्छा एक और बात है, जो स्क्रीनर डॉट इन पर अगर हम इसके वैल्यूएशंस देखें तो आईसीआईसीआई बैंक इज डूइंग अमेजिंगली गुड नाउ। जो पुराना इसका बेकार हिसाब किताब था वो सारा ये अच्छा करना शुरू कर रहे हैं। यहां पर आज स्क्रीनर डॉट इन इज नॉट taking all the search terms exactly in the same way। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इट इज लैगिंग, तो यहाँ इनके हो सकता है सर्वर में आज कुछ प्रॉब्लम हो। एनीवेज कोई बात नहीं, तो यहाँ पर काफी अच्छा कर रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक इज द सेकंड बैंक वी आर टेकिंग। अब इसमें आईसीआईसीआई बैंक में भी कितने परसेंट गेन की बात है, अगेन सेम परसेंटेज गेन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। आईसीआईसीआई बैंक में भी 40% के आसपास का ही मेरा टारगेट है यहां से। अब लेट्स सी कितना होता है। यहां पर एक जो बहुत अच्छी चीज आईसीआईसीआई बैंक के टेक्निकल चार्ट में देखने को मिलती है वो ये है कि लाइफ टाइम हाई पर यहां पर एक गैप क्रिएट होना। ये लाइफ टाइम हाई पर कोई भी अगर गैप बनता है और वो भी एक बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ में, भले ही वो उसके बाद में गैप फिल हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। इसी तरह की एक चीज एचडीएफसी बैंक में हुई थी। अब से कुछ साल पहले एक इसी तरह का गैप बना था और उसके बाद में बहुत स्पीड से चलता गया था हैवी वॉल्यूम के साथ। सेम यहां पर ये हुआ था 2017 में, हाईएस्ट एवर प्राइस था, लाइफ टाइम हाई पर ये गैप बना था, हैवी वॉल्यूम के साथ गैप बना था। उसके बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई थी और अगर हम इस रैली को देखें कितने परसेंट का लगातार कंसिस्टेंट गेन था, 47% का ये गेन आया था 1 ईयर के टाइम में। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक एज वेल, कि इसी तरह का ये गैप से यहां से रैली सीधी सीधी नजर आएगी। थर्ड आई एम टेकिंग एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को लेकर मैंने एक वीडियो हाल फिलहाल में बनाई भी थी। इट इज मेकिंग ए ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न। अगर हम यहां पर देखें सो दिस इज ए कप विद हैंडल पैटर्न, कि ये पूरा इस तरीके से कप है, यहां से हैंडल है, हैंडल के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट से वापस नीचे आ गया बिकॉज ओवरऑल मार्केट वाज कमिंग डाउन। लेकिन यहां पर अगर हम इसका पोटेंशियल गेन देखें तो इसका पोटेंशियल गेन बाकी जितने भी हमने दो बैंक कंसीडर किए उनसे ज्यादा निकल कर आता है। तो किसी बैंक में ज्यादा गेन आएगा, किसी में कम आएगा। दिस इज हाउ मार्केट बिहेव्स एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स बिहेव। तो यहां पर इसी का यही एक फायदा होता है व्हेन वी डू डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो। तो एक पोर्टफोलियो में जब 10 स्टॉक्स होते हैं तो सभी इक्वल हमें गेन देकर जाए नहीं पता होता। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एक्सिस बैंक ज्यादा देगा या आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा देगा, कोई भी ज्यादा दे सकता है, बट टेक्निकली इट इज शोइंग ए पोटेंशियल गेन ऑफ 85%। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। तो यहां पर 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, इसमें सरकारी बैंक एक भी नहीं है। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जितने भी सरकारी बैंक हैं उनमें से सिर्फ एसबीआई ही लार्ज कैप की कैटेगरी में आता है, बाकी सारे अभी मिड कैप या स्मॉल कैप की कैटेगरी में है। तो इसीलिए उनको कंसीडर नहीं किया मैंने। यहां पर 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। फोर्थ है अपना एचडीएफसी लिमिटेड। यहां पर जिस तरह से इकोनॉमी इज डूइंग गुड, वापस से जॉब्स निकल रही हैं, अप्रेजल्स हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इकोनॉमी ऊपर जा रही है। तो यहां पर जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे यहां पर रियल एस्टेट बिजनेस भी अच्छा होगा। वापस से लोन का जो बिजनेस है, हाउसिंग लोन का जो बिजनेस है वो भी अच्छा चलेगा। मोर ओवर एचडीएफसी लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी ऑफ एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज जो अभी लिस्ट नहीं हुई, आने वाले टाइम में लिस्ट होगी, एचडीएफसी एर्गो जो अभी लिस्ट नहीं हुई, आने वाले टाइम में लिस्ट होगी। तो ये पेरेंट कंपनी उन सब की, तो उन सब का बेनिफिट भी इसमें आता है और अपना तो ग्रेट बिजनेस है ही। तो यहां पर भी एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। दिस इज द फोर्थ कंपनी आई हैव टेकन इन लार्ज कैप 10 लार्ज कैप स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 1 ईयर 2022। यहां पर जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न होता है इसमें ऑलमोस्ट 30% के आसपास का टेक्निकल पोटेंशियल गेन है, जो सिर्फ इतना रहता हुआ मुझे नजर नहीं आता, यहां से काफी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। बट स्टिल यहां पर 24% है, 23.82%, लेकिन 40% की मैं इससे भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका था, मार्केट के नीचे आने की वजह से नीचे आया और वापस से यहां पर डोजी बनाकर आज शायद इसका बॉटम फिर से बन गया, यहां से फिर से चलना शुरू होगा। ये रिट्रेसमेंट होती है पुराने लेवल के आसपास आके एक बार फिर से माल खरीदने की और बचे हुए लोगों का भी स्टॉप लॉस हिट कराने का। तो ये तरीका होता है ऑपरेटर्स का काम करने का। आई एम बुलिश ऑन दिस। यहां पर 5th कंपनी है एचडीएफसी एएमसी। दिस इज द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड हाउस है। और जब इकोनॉमी अच्छा करेगी, यहां पर स्टॉक मार्केट अच्छा करेगी, बाकी सारे बैंक्स अच्छा करेंगे, शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे, तो एचडीएफसी एएमसी नीचे रह जाए ऐसा नहीं होता है, ऐसा होगा भी नहीं।
मेरे हिसाब से यहां बॉटम बन चुका है और इट इज मेकिंग ए ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न। अगेन ये भी एक बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर मैं इसको क्रिएट करके दिखाऊं, बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरह के कंपनीज को जब ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इनको बेकार कंपनी बोल दिया जाता है। इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बेकार कंपनी मींस बेकार स्टॉक और अच्छा स्टॉक क्या होता है, तो उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। बट हियर अगर हम टेक्निकल टारगेट्स की बात करने लगे देन दिस इज ए वेरी गुड टेक्निकल टारगेट, जो जैसे एक्सिस बैंक में हमें अच्छा पोटेंशियल गेन देखने को मिला था, सेम यहां पर हमें देखने को मिलता हुआ नजर आता है। यहां पर हमारा ये पोटेंशियल गेन है 90% का। सो फर्स्ट वी हैव टॉक्ड about HDFC Bank, then second ICICI Bank, then third Axis Bank, fourth HDFC Limited, and fifth is HDFC AMC. Now the sixth company is Hindustan Unilever. Hindustan Unilever में भी एक अच्छा टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर ये मल्टीपल कप विद हैंडल पैटर्न है। इसको कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं बेसिकली, कि एक हमारा यहाँ पर कप बना, एक इसका हैंडल बना और एक और यहाँ पर हैंडल बना, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद में जहां पहले हैंडल्स बने थे सेम लेवल पर आकर ये एक सपोर्ट ले रहा है। तो इसका जो टेक्निकल टारगेट है, मैक्सिमम डेप्थ हमने कवर की यहां से और इसको उठाकर हमने नेक लाइन के ऊपर लगा दिया और नेक लाइन के ऊपर लगाकर करंट प्राइस से लेकर जो अपना टेक्निकल टारगेट है वहां तक का अगर हम गैप देखते हैं, दिस इज 34.58%। सो दिस इज अगेन ए गुड कंपनी। हाईएस्ट एवर इसके नेट प्रॉफिट्स हैं। जितने भी इसके फंडामेंटल्स हैं वो सब जो भी आपको चेक करना है हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम यहां पर बात करने लगे तो सबसे टॉप पर ही है। हमने यहां पर चेक किया, नीचे आते हैं, एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। तो इस तरह का कोई डाउट है ही नहीं दैट दिस काइंड ऑफ कंपनीज, दोज आर द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनीज, बेस्ट एफएमसीजी कंपनीज। इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% से ज्यादा होती है, 39.2% है। ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं और जब भी इस तरह के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बने जहां पर 40% 35% के आसपास, तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न ही सजेस्ट करता हो तो वो तो अपने आप में एक अच्छी बैट होती ही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। यहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी वी हैव कवर्ड, वी हैव इन्वॉल्व। अगेन आईटीसी को काफी लोग अब बेकार निगाह से देखते हैं, लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि यही कंपनी जब यहां से लेकर यहां तक की इसने रैली दी थी तो 725% का गेन दिया था। तो यहां पर कंपनी अच्छी बेकार इस तरह से नहीं होती कि अगर स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, स्टॉक अलग चीज है, कंपनी अलग चीज है। अगेन आई विल मेक ए वीडियो सेपरेटली ऑन दिस, मैंने जैसे आपको बताया। तो यहां पर भी ये एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न है जो बन चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद में ये इस ब्रेकआउट के आगे पीछे मार्केट की वजह से घूम रहा है। तो यहां पर एक अच्छा खासा टेक्निकल टारगेट नजर आता है और अपने फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। दे आर डूइंग गुड। अगर हम इनके रिजल्ट्स देखें, मैं एक बार रिजल्ट्स अभी देख लेता हूं इनके, क्योंकि जब माइंड में डाउट हो तो रिजल्ट्स जरूर देख लेने चाहिए। टेक्निकली इट इज सजेस्टिंग 50% गेन फ्रॉम हियर। और अगर हम आईटीसी की भी बात करें, इसके रिजल्ट्स की बात करें, सो दिस इज जीरो डेट कंपनी, 28.6% का इसका आरओसी है एंड दिस इज फेयरली प्राइस्ड, मींस 19.7% के प्राइस पी पर ये अवेलेबल है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे तो हाईएस्ट एवर इनके नेट प्रॉफिट आ रहे हैं लगातार पिछले 4 क्वार्टर में और हाईएस्ट एवर रेवेन्यू भी है। रेवेन्यू लेटेस्ट क्वार्टर की पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर जब भी आप करोगे तो रिजल्ट्स आर अमेजिंगली गुड। एक अच्छा कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है जो हमेशा बढ़ता हुआ है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, कुछ भी हो। तो ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। जीरो डेट कंपनी है एंड कंपनी इज इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स। तो यहां पर पब्लिक के पास जब नजर आता है 45%, तो ये पब्लिक के पास नहीं है। प्रमोटर्स को यहां पर पब्लिक की कैटेगरी में रखा हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, तो यहां पर ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको इस कैटेगरी में क्यों रखा हुआ है। एनीवेज दिस इज इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स, तो एवरीथिंग इज गुड। आईटीसी वी हैव कवर्ड हियर। एक और कंपनी है कोलगेट पामोलिव, जिसके बिना कोई भी हमारा इंडिया में मींस गुजारा नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी कहें 50% मार्केट शेयर कोलगेट पामोलिव के पास है। एंड यहां पर भी एक अच्छा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन चुका है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनने के बाद में ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट के बाद में मार्केट के साथ चीजें वापस आई और यहां से इसका टेक्निकल जो टारगेट है दैट इज क्वाइट गुड। यहां पर बहुत अच्छा टेक्निकल टारगेट है। तो इस तरह के टेक्निकल टारगेट्स जब भी मिलते हैं इस तरह की ग्रेट कंपनीज में 50% प्लस, तो यहां पर टेम्पटेशन इतनी हाई होती है कि बाकी सारे स्टॉक
स्टॉक्स को इग्नोर कर दो खरीदने में, सिर्फ इनको परचेज कर लेना चाहिए। सो 51% कोलगेट पामोलिव हाईएस्ट एवर नंबर्स। अगेन अगर हम यहां पर कोलपाल का रिजल्ट देखें तो इसका आरओसी देखो 92%, यानी कि जितना पैसा मैनेजमेंट के पास यूज करने के लिए है उसके ऊपर 92% वो लोग कमाते हैं। तो ये एक अमेजिंगली ग्रेट नंबर्स हैं। और जहां तक हम बात करें इनके रिजल्ट्स की तो कंसिस्टेंट हाई अच्छी परफॉर्मेंस है। यहां पर थोड़ा सा प्रेशर है नेट प्रॉफिट में, वो प्रेशर इन्फ्लेशन के साथ भी आता है। नेक्स्ट क्वार्टर पास ऑन कर दिया जाता है सारा का सारा कस्टमर को। और अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी है। हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट है। कंसिस्टेंसी के साथ में बैलेंस शीट एकदम क्लीन बैलेंस शीट है और यहां पर कैश फ्लो लगातार अच्छा है और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सुपर्ब है। पब्लिक के पास यहां पर 20% के आसपास है, 21% के पास। प्रोमोटर्स यहां पर 51% लेकर बैठे हैं। तो एवरीथिंग इज ग्रेट हियर, तो यहां पर किसी तरह का डाउट ही नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द कंपनी जो एफएमसीजी में है। बट यहां पर 3 एफएमसीजी जैसे कंपनीज हमने कंसीडर की। एक हमने कंसीडर की आईटीसी, एक की हिंदुस्तान यूनिलीवर और थर्ड की हमने कोलगेट पामोलिव। तीनों का एक दूसरे से एज सच कुछ लेना देना नहीं है, तीनों एफएमसीजी में ही सेपरेट बिजनेसेस में ट्रेड करती हैं। उसके बाद में हम बजाज ऑटो की बात कर रहे हैं। बजाज ऑटो को अगर हम देखें तो बजाज ऑटो सेम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है जहां पर ये अब से 4 साल पहले ट्रेड कर रहा था अक्टूबर 17 में। एंड यहां से इस रेसिस्टेंस से इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट की वजह से अगेन बिकॉज ओवरऑल मार्केट वाज कमिंग डाउन ड्यूरिंग लास्ट 1.5 मंथ, तो ये वापस से आया। लेकिन इसने सेम लेवल को जो पहले रेसिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाया। यहां पर जब इस तरह के सपोर्ट बनते हैं इसको प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस एक्शन को लेकर मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। कोशिश करता हूं कि एक वीडियो बनाता रहूं, टॉपिक्स बहुत सारे हो जाते हैं बट आई हैव टू चूज मींस वन आउट ऑफ देम। तो मैं अब वैसे भी डेली वीडियो लाने की कोशिश कर ही रहा हूं काफी टाइम से। तो यहां पर यहां से लेकर जो ये एक सपोर्ट है ये इतना अच्छा लेवल होता है सपोर्ट के केस में कि यहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको कहते हैं ना कि नीचे जाने के लिए बहुत कुछ नहीं है लेकिन ऊपर जाने के लिए अनलिमिटेड स्कोप है। तो बजाज ऑटो के अगर हम नंबर्स देखें तो नंबर्स अच्छे हैं। स्टॉक पी इज 15 जो फेयरली वैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज गुड, प्लेजिंग परसेंटेज 0, डेट इक्विटी रेशियो इज 0, थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मेकर ग्लोबली मींस इन द वर्ल्ड। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर यहां पर रेवेन्यू है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के भी हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं। हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट है। तो हाईएस्ट एवर अपने आप में बहुत अच्छा होता है। हाईएस्ट एवर होने के बाद में इट इज ट्रेडिंग एट 4 इयर्स ओल्ड प्राइस। तो यहां से अपसाइड पोटेंशियल जो 40% की मैं बात करता हूं वो है यहां पर मेरे हिसाब से है। और ये एक कंप्लीट बुके है 10 स्टॉक्स का भी। 2 स्टॉक्स और बचे हैं, उनको पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर टाटा स्टील 2 नहीं बचे, एक ही बचा है। टाटा स्टील इज द लास्ट वन। तो यहां पर टाटा स्टील की जो जहां तक बात है टाटा स्टील को लेकर मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बनाई थी। टाटा स्टील बीएसएल, अगर हम YouTube पर जाएं, YouTube पर जाकर एक बार टाटा स्टील विवेक करके सर्च करें तो वीडियो आ जानी चाहिए। टाटा ग्रुप स्टॉक 10 टाइम्स मल्टीबैगर, ये एक पुरानी वीडियो थी जिसमें बीएसएल को लेकर मैंने बात की थी, टाटा स्टील बीएसएल को। बट दिस सेकंड वीडियो जो 6 डेज पहले मैंने डाली थी, टाटा ग्रुप स्टॉक 5 टाइम्स मल्टीबैगर इन 10 ईयर्स। तो यहां पर मैंने सारे फाइनेंशियल सब कुछ यहां पर डिस्कस किया था। अब टेक्निकल्स की जहां तक बात करते हैं, एक बार वीकली चार्ट पर इसको देखते हैं। सो दिस स्टॉक is trading almost at the same level where it was trading in 2007। तो ये 14 years old प्राइस पर है, ब्रेकआउट हो चुका है एंड दिस ब्रेकआउट इज विद वेरी ह्यूज वॉल्यूम। तो यहां पर जो ये बढ़ता हुआ वॉल्यूम था लगातार ब्रेकआउट तक, ये बहुत ह्यूज वॉल्यूम है। अब जो ये यहां से लेकर नीचे को जो कंसोलिडेशन है, रिट्रेसमेंट है, ये लोअर वॉल्यूम के साथ है, गिरते हुए वॉल्यूम के साथ है। ये अपने आप में एक अच्छा संकेत होता है कि यहां से अभी रैली खत्म नहीं हुई, यहां से रैली बहुत सारी बाकी है। और वैसे भी अगर हम वापस से एक बार इसके फंडामेंटल्स की तरफ ध्यान देने लगे, देन दिस स्टॉक इज
ट्रेडिंग एट 4.5 PE और जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो 12,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है एक साल का, पूरे साल का 48,000 करोड़ बैठता है एंड फुल कंपनी इज कमिंग इन 1,42,000 करोड़। तो यहां पर अगर हम सेम नेट प्रॉफिट काउंट करें फॉर नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑल्सो, अगर पूरे साल का हम देखें कि सेम नंबर्स आएंगे, बढ़े हुए नहीं भी आए सेम भी आए तो भी उस हिसाब से 3 के पीई से भी कम पर ट्रेड करती है। ये 3 से कम का पीई कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता, ये ऊपर की तरफ को ही जाता है। सो दीज आर 10 स्टॉक्स, दोज आर गुड फॉर 2020 अकॉर्डिंग टू मी। मैं एक बार से रिपीट कर रहा हूं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी एएमसी, देन हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, कोलपाल एंड बजाज ऑटो, टाटा स्टील, एचडी अगेन। सो दीज आर द 10 स्टॉक्स। यहां पर मेरी लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी समझ के हिसाब से काम करेंगे। जब हम एक पोर्टफोलियो बनाकर काम करते हैं, अच्छी स्टॉक्स को टेक्निकल के बेस पर, फंडामेंटल्स के बेस पर, ग्रोथ के बेस पर और उनको होल्ड करके रखते हैं, तभी पैसा बनता है। यहां पर ज्यादा उछल कूद करने से या ज्यादा पेट खराब करने से पैसा नहीं बनता। मेरी इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। दिस इज नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट, दिस इज स्टॉक मार्केट। इफ वी कैन नॉट सी आर कंप्लीट पोर्टफोलियो गोइंग डाउन बाय 20% व्हेन ओवरऑल मार्केट इज गोइंग डाउन, वी शुड नॉट स्टे इन द स्टॉक मार्केट। मैं हिंदी में भी इस बात को रिपीट कर देता हूं, अगर हम अपने पूरे पोर्टफोलियो को मार्केट डाउन जाने की वजह से 20% माइनस में नहीं देख सकते, मैं इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं पूरे पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं। अगर पूरे पोर्टफोलियो को 20-25% डाउन जाते हुए नहीं देख सकते ओवरऑल मार्केट में फॉल की वजह से, तो हमें स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट अगर फिक्स्ड डिपॉजिट से 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स अगर हमें रिटर्न देता है फिक्स्ड डिपॉजिट के कंपैरिजन में, देन इस वोलेटिलिटी से होकर गुजरना पड़ेगा। कमजोर दिल वाले इस रेलगाड़ी में ना बैठें। तो यहां पर ये मेरी एक हिदायत है सभी लोगों को, यहां पर वही लोग इसमें बैठे हैं जो इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं। स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाना चाहिए जिस पैसे को 2-3-4 साल के लिए रखा जा सके, जिसकी जरूरत अगले 1-1.5 साल में किसी पर्टिकुलर बड़े खर्चे के लिए ना हो। सिर्फ सेविंग्स को मार्केट में लगाना चाहिए, जो आने वाले टाइम में हमने खर्च करना है उसको स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। तो ये मेरी एक हिदायत थी, ये मेरी एक वीडियो थी, एजुकेशनल वीडियो है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।